कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिकता का सिद्धांत। उससे पहले हम बता दें तो सीटेट की जो पर्यावरण की बुक है यानी ईवीएस की बुक है उस पर काम चल रहा है, जल्दी आप सभी को मिल जाएगा। और मनोविज्ञान की जो बुक है यानी पीडीएफ, आप सभी को पीडीएफ के रूप में अभी मिलेगा और इस पर काम किया जा रहा है, जल्दी ये भी बन जाएगा और इसको भी पीडीएफ के रूप में आप सभी को मिलेगा। और हिंदी भी पे काम चल रहा है सीटेट के लिए, वो भी जल्दी बन करके तैयार हो जाएगी। तो कंप्लीट जो है सीटेट की जो रहेगी पीडीएफ के रूप में आपको सभी को दी जाएगी, जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली रहेगी, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगी। वैसे भी ये सेशन देख करके आपको खुद ही लगेगा कि हाँ, पॉइंट जो भी पूछे जाते हैं बस ऐसे ही पूछे जाते हैं और हम लोग क्या करेंगे, कर लेंगे। तो चलते हैं, आज का सेशन जो है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिकता का सिद्धांत। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिकता का सिद्धांत, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। कोहलबर्ग कहाँ के निवासी थे? तो अमेरिका के निवासी थे। और यह कैसे थे? तो अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। आगे देखते हैं जो इन्होंने यह सिद्धांत दिया था वह कैसे कैसे दिए थे। उसके पहले कुछ पॉइंट को ध्यान दे लेते हैं। इस पॉइंट से भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं और इस सारे पॉइंट को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से देखना है। पहले तो जीन पियाजे ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता था कि उसमें जीन पियाजे ना आए। अब लॉरेंस कोहलबर्ग और जीन पियाजे ये दोनों ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो समझो अगर ये सीटेट के पेपर में नहीं आता तो सीटेट का पेपर अधूरा हो जाता है। तो इतना इम्पॉर्टेंट है ये। तो नैतिकता क्या होती है? इंग्लिश में जिसे कहते हैं मोरलिटी। यह वह गुण है जिसमें हम सही और गलत की पहचान होती है। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। तो अपनी भाषा में देखिए नैतिकता क्या है, यानी मेरा तो मानना है कि समाज में जो मान्य व्यवहार है उसको अपनाना नैतिकता कहलाती है और उसके विरुद्ध काम करोगे तो अनैतिकता होती है, यानी अनैतिक होती है। जैसे शादी सभी लोग करते हैं, सामाजिक रूप से है तो समझो ये नैतिक है। अगर वही चीज़ें बिना शादी के किया जाए तो फिर ये अनैतिक है। यानी समाज में जो चीज़ मान्य है वह नैतिक है और जो अमान्य है वह अनैतिक है। और बच्चे जो होते हैं समाज के द्वारा ही सीखते हैं। नैतिकता अनैतिकता सारा चीज़ समाज के द्वारा ही सीखते हैं और बच्चा जो जिस समाज में रहेगा उसी हिसाब से उसका नैतिक विकास हो जाएगा। और इसको देखने के लिए यह लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने जहाँ पे ये शोध करते थे वहाँ बच्चों को कहानी सुनाते थे और कहानी सुनाने के माध्यम से फिर बच्चों से पूछते थे, उससे जो है नैतिकता का पता चलता था। जैसे एक कहानी इनकी फेमस कहानी है हिंज की कहानी। कौन सी कहानी है? तो प्रश्न पूछ सकता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग जो नैतिकता का सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे वह किस कहानी से ज़्यादा प्रभावित था? तो हिंज की कहानी। और हिंज की कहानी क्या है कि एक व्यक्ति होता है जिसकी बीवी बहुत बीमार होती है और यह व्यक्ति इतना गरीब होता है, बहुत गरीब होता है। और वहीं एक डॉक्टर जो है ऐसी दवा का निर्माण करता है जो केवल इस इलाज का मतलब जो बीमारी है उसका इलाज केवल इसी डॉक्टर के दवा से हो सकता है। और ये पत्नी, बहुत ध्यान से सुनना, हम सभी से भी पूछेंगे भी। तो पत्नी को जो दवाई चाहिए वह ये इसी डॉक्टर के पास है और यह डॉक्टर जो है उसको पहली बार बनाया है और इस दवा से वह सोचता है कि हम बहुत सारे पैसे
कमाएंगे। तो अब जो हिंज की पत्नी होती है वह इतना गरीब, मतलब वह बीमार होती है और हिंज इतना गरीब होता है कि हालांकि सब लोग मदद करते हैं, मदद करने के बाद भी उसे इतना पैसा नहीं हो पाता कि वो दवा को खरीद सके। और क्योंकि ये डॉक्टर पहली बार उसको खोजा रहता है तो पूरा इसका रेट कितना क्या किया रहता है, हाई फाई किया रहता है कि पूरा पैसे जो है कमाया जाए। तो हिंज जो है जाके डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है, लेकिन जो है डॉक्टर नहीं मानता है और दवा देने से इनकार कर देता है। अब इसमें बात आती है कि हिंज चोरी कर ले या ना कर ले। जब ये बच्चे को कहानी सुनाई जाती है तो बच्चों से पूछा जाता है, बताओ बच्चों, यह चोरी कर ले या ना कर ले। हालांकि मैं एक चीज़ बताऊं तो बच्चों की जो नैतिकता होती है, यानी बच्चे मतलब छोटे बच्चे, परिवार से ही होती है। तो परिवार जिस परिवार में ढला रहेगा उसी हिसाब से उसकी नैतिकता होती है। कहानी समझ में आ गया होगा, आगे देखते हैं। एक प्रश्न है एक पॉइंट है नैतिक दुविधा। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पॉइंट को समझना है। इसी ऐसे ही पॉइंट से क्वेश्चन जो है आएंगे एग्जाम में। नैतिक दुविधा क्या है, तो यानी मोरल डिलेमा, सही और गलत के बारे में डिसीजन ना लेने की स्थिति को नैतिक दुविधा कहलाती है। जैसे बच्चों से पूछा गया कि बताओ बच्चों, वह चोरी कर ले या ना कर ले, तो कुछ बच्चे उसमें से बोलेंगे हाँ हाँ चोरी कर ले। अगर वह घर में कभी मार नहीं खाया है चोरी के बदले तो वह कहेगा चोरी कर ले। लेकिन जो बच्चा, यानी जो बच्चा चोरी किया है और छोटी सी चोरी के कारण बहुत सारी पिटाई खाया है, तो वह बच्चा जो है क्या करेगा, चोरी नहीं करना, नहीं तो दंड मिलेगा। तो अगर हम दोनों चीज़ों में डिसीजन ना ले पाए, चोरी करे या ना करे, तो यहाँ पे क्या होता है, नैतिक दुविधा यानी मोरल डिलेमा होता है। जैसे हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी, नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी। इसमें दोनों में कन्फ्यूजन रहेगा कि, तो इसी को कहते हैं नैतिक दुविधा यानी मोरल डिलेमा। और ये दोनों बच्चे की कहानी समझ में आई होगी। यानी बच्चा अगर चोरी करने पर पिटाया है बढ़िया से तो वो कहेगा नहीं चोरी करना है, नहीं तो पुलिस पकड़ लेगी। और दूसरा बच्चा चोरी किया हो और नहीं पिटाया हो तो सिंपल कहेगा चोरी कर लिया जाए। तो वो तो बच्चे की नैतिकता पर आधारित होती है। लेकिन इसमें ये तो समझ में आ गई होगी बातें कि नैतिक दुविधा क्या है। आगे देखते हैं नैतिक तर्कड़ा क्या है। नैतिक तर्कड़ा सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्कड़ा कहते हैं। सही और गलत में से किसी एक को चुनना, जैसे हिंज ने चोरी को चुना। अब यहाँ पे थोड़ी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। अगर बच्चा है वह पिटाया है, फिर भी अब जैसे मान लेता हूँ कोई बच्चा, उसके पापा जी बहुत बीमार थे और वह गया दवा लेने, दवा नहीं मिला तो किसी प्रकार वह चोरी करके दवा ले आया और पापा ठीक हो गए। तो सभी लोग जो है उसके परिवार और मेंबर सभी लोग जाने कि चोरी करके दवा लाया था और इससे पापा ठीक हो गए। तो वो बच्चा सिंपल ही बोलेगा चोरी कर लो, नो दिक्कत। तो बच्चे की नैतिकता पर आधारित होती है कि बच्चा जो है किस प्रकार से ढला है, उसका परिवार कैसा है और उसका समाज कैसा है और उसके साथ कौन सी घटना घटी है। ये सारी बातें जो है बच्चे पर डिपेंड करती हैं। तो नैतिक तर्कड़ा समझ में आया होगा। सही और गलत में से किसी एक का डिसीजन ले लेना, इस शामिल प्रक्रिया को ही नैतिक तर्कड़ा कहते हैं। और सही और गलत में से किसी एक को चुन लेना, तो जैसे हिंज ने किसको चुना, चोरी को चुना। अब जो लॉरेंस कोहलबर्ग थे, ये इसी कहानी के आधार पर या बच्चों में नैतिकता के 3 लेवल बताएं।
ये प्रश्न जो है पिछली बार सीट में पूछा गया था कि कितने लेवल बताएं, तो 3, और हर लेवल के 2-2 लेवल हैं। तो अगर पूछेगा लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिकता के कितने लेवल हैं, तो 2 लेवल हैं, और हर लेवल के कितने 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 भागों में डिवाइड है, तो 2-2 पार्ट में है, यानी 6, 3 दूना 6। बातें समझ में आ रही होगी। ये पॉइंट सीटेट में क्वेश्चन डिट्टो यही पूछा गया था कि कितने भागों में बांटा गया है। आ गया समझ में। अब जो पहली अवस्था है उसे प्राक रूढ़ नैतिकता का स्तर कहते हैं, और इसमें ये उम्र भी याद करना है, क्योंकि प्रश्न उम्र से पूछा जाता है कि कितनी से कितनी उम्र तक बच्चों में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। प्राक रूढ़िगत या नैतिकता का स्तर जो होता है, यानी प्री कन्वेंशनल स्टेज, जो 4 से 10 वर्ष तक के बालकों के अंदर पाई जाती है। इसमें एज भी याद करना है, कौन सा स्टेज है ये भी याद करना है, और इसमें क्या आता है इसको भी याद करना है। इस अवस्था में बच्चों को सही और गलत के बारे में पता नहीं होता है। इस अवस्था में नैतिक तर्कड़ा दूसरों के मानकों के अनुसार होती है। जब बच्चा छोटा रहता है, अगर घर में कोई आता है तो अगर वह पैर या नमस्कार या राम जोहारी नहीं करता है, तो बच्चे को रिश्तेदार के जाने के बाद मम्मी पापा को बढ़िया से पीटते हैं और समझाते हैं कि जो है नमस्कार, राम जोहारी या पैर छूना ये सब करना चाहिए। तो जो इस वर्ष तक का बच्चा होता है उसे प्राक रूढ़गत नैतिकता के स्तर के अंतर्गत रखा जाता है, और इसमें बच्चे की जो नैतिक तर्कड़ा है या नैतिकता हो दूसरों के मानकों के अनुसार होती है। जैसे यहाँ पर बालक जो है, बालक की पिटाई हो जाती है, उसके बाद नमस्कार, राम जोहारी करता है। इसको 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भाग हैं? पहला है दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता। इसमें बच्चों की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है, यानी बच्चे की अगर पिटाई कर दोगे तो काम सही रहेगा तो करने लगे, मतलब नहीं करेगा, और अगर शाबाशी दिया जाएगा तो बच्चा जो है काम को करेगा। जब हिंज ने चोरी की तो बच्चों ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी। इसी के आधार पर यह जो है पॉइंट दिया गया है। इसी का बी है साधनात्मक या सापेक्षता, साधनात्मकता, सापेक्षता तथा उन्मुखता। इसमें क्या है, इसको जैसे कि तैसा भी कहा जाता है। छोटा बालक होता है, अगर उसको एक थापड़ ऐसे लगाओगे तो वो भी एक थापड़ उधर से लगाएगा। उसका पेन तोड़ दोगे तो वह भी आपका तुम्हारा पेन या आपका पेन तोड़ देगा। यानी जो भी उसको कुछ कहोगे तो वो भी तुम्हें कुछ कहेगा। अगर कुछ भी कहोगे बच्चों को तो वह जैसे को तैसा, यानी जैसा तुम करोगे वैसा वह तुम्हारे साथ करेगा। तुम चाहे पीएम हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे आम जनता हो, चाहे पापा हो, चाहे जो कुछ भी हो, अगर जैसे बच्चों के साथ करोगे वैसे ही बच्चा जो है आपके साथ करता है। दूसरी स्टेज है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, जो 10 से 13 वर्ष तक के बालकों के अंदर होती है। इस अवस्था में बच्चा दूसरों लोगों की मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही या गलत का निर्णय करता है। बच्चा जब दूसरों की यानी रूढ़िगत नैतिकता के स्तर में होता है तो उसमें बच्चे की उम्र जो है 10 से 13 वर्ष होती है, और इसमें बालक जो है जो दूसरों के अनुसार नियम कानून बनाए गए होते हैं उसी अनुसार बच्चा क्या करता है, काम करता है। जैसे अगर मम्मी पापा इस स्टेज में बेटा को बोलेंगे बेटा वहाँ नहीं जाना तो बेटा वहाँ नहीं जाएगा, बेटा घर पे रह के पढ़ना है तो बेटा घर पे रह के पढ़ेगा। और इसको भी कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। पहला है अच्छा लड़का या लड़की बनने की उन्मुखता। तो ये स्टेज भी बढ़िया से पूछ लिया जाता है, तो हर एक पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सभी पॉइंट को अच्छे से देखते हुए चलना है। इसमें क्या है, दूसरों के साथ भला कर बनकर अनुमोदन अर्जित करता है, यानी बच्चा इस स्टेज में
जो है अच्छा लड़का या अच्छा लड़की बनने की उन्मुखता होती है। जैसे स्कूल में फंक्शन होता है, इस स्टेज में बच्चा सोचता है हम भी आगे बढ़ें, हम भी अवार्ड को पाएं, हम भी इसको करें। और दूसरा है कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है। जैसे क्योंकि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था रेड लाइट पार करते हुए, इसलिए वह ऐसा नहीं करेगा। यानी इस स्टेज में बच्चा जो है, जैसे रेड लाइट जल रही थी तो किसी बालक के ज़बरदस्ती कोई व्यक्ति किया तो उसको चोट लग गई, तो वह सबको समझाएगा कि रेड लाइट पार करते हुए चोट लग सकती है, रेड लाइट जले तो पार नहीं करना चाहिए। यानी कानून व्यवस्था बनाने की उन्मुखता इस स्टेज के बालकों में पाई जाती है। तीसरी अवस्था है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता, जो 13 वर्ष से ऊपर के बालकों में पाई जाती है। इसका क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार सीटेट में कि किसमें बच्चा जो है स्वयं डिसीजन लेने लगता है, तो उत्तर रूढ़िगत नैतिकता के स्तर जो 13 वर्ष तक के अधिक बालकों में पाई जाती है। इसमें डिसीजन खुद से लिए जाते हैं, ना कि समाज के जरिए, क्या सही है और क्या गलत। इसकी भी 2 अवस्थाएं होती हैं। जैसे इसमें सिंपल सी बात है, बच्चा बड़ा हो गया है और खुद डिसीजन ले लेता है कि मुझे दहेज लेना सही है या गलत है। अगर किसी की जान बच रही है तो रेड लाइट को पार कर लेना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने डिसीजन ले लिया है कि अब जो है सभी लोगों को क्या करना है, पढ़ाना है और समाज को एक ऐसा दर्पण के रूप में खुद को दिखाना है ताकि समाज भी एक अच्छा मेरी तरह बन सके। हालांकि मैं इतना तो नहीं, लेकिन कुछ तो अच्छी बातें करने की कोशिश तो करता हूँ। इसकी भी कितनी अवस्थाएं हैं, तो 2 अवस्थाएं हैं। पहला है सामाजिक अनुबंध उन्मुखता। इसमें किशोर मानते हैं कि नियम लोगों के भले के लिए है, अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए। दूसरी में बच्चा था रेड लाइट पार करने से रोकता था, लेकिन अगर यहाँ रेड लाइट पार करके किसी की जान बच सकती है तो रेड लाइट को क्या कर दो, तोड़ दो। दूसरी है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। इसमें जो है किशोर दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें किशोर दूसरों के फायदे के लिए अपनी जान पर भी खेल जाते हैं। इसके एग्जाम्पल बढ़िया है भगत सिंह दूसरों की भलाई के लिए फांसी पर हंसते हुए चढ़ गए, देश की रक्षा के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए हंसते हुए जो है फांसी पर चढ़ गए। और इनके लिए तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख देना। और यानी इस अवस्था में बच्चा जो है अपने हिसाब से किसी दूसरों के लिए जो है अपने उसके दूसरों को फायदे के लिए अपनी जान भी दे सकता है। ऐसे कितने लोग हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं कि ऐसे लोग कितने लोग चाहते हैं। हालांकि इस स्टेज में सभी लोग इसी उम्र के अंतर्गत आएंगे। अब देख लेते हैं क्वेश्चन। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के स्तरों का सही क्रम क्या है? तो अगर देखेंगे सही क्रम, तो पहला क्रम क्या था? पहला है प्राक रूढ़िगत नैतिकता स्तर, और दूसरा है रूढ़िगत नैतिकता स्तर, और तीसरा है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता स्तर। तो पूर्व पारंपरिक, गैर पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक या पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक या उत्तर पारंपरिक। तो इसमें जो है पूर्व पारंपरिक, गैर पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक, इसमें बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि
लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। यहाँ बच्चे खुद ही सोचते हैं कि समाज की जैसी इच्छा हो, यानी जैसा नैतिकता वहाँ पे बन रहा हो वैसा खरा उतरना चाहिए। ये किस स्टेज में जो है बातें आती है, तो उत्तर संक्रियात्मक अवस्था इसी में आएगी, क्योंकि पूर्व में नहीं, पारंपरिक में नहीं। इसमें थोड़ा सा अगर देखोगे ना तो ये बातें कही गई हैं इस क्वेश्चन में कि समाज के अपेक्षाओं पर, तो इसमें जो हो जाएगा पारंपरिक स्तर पर हो जाएगा। किसमें? पारंपरिक स्तर पर। अब एक क्वेश्चन ये था कि जो है कैरल गिलिंगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। क्यों? यहाँ से प्रश्न जो है पिछली बार से सीटेट में उठने लगा है। इन्होंने यह बोला कि जो लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिकता का सिद्धांत का प्रतिपादन किए हैं वह से केवल बालकों पर किए हैं, बालिकाओं पर नहीं किए हैं। यह इनकी जो है कहनी यही बातें कहती हैं। तो इनका जो नारीवादी दृष्टिकोण से, क्योंकि इन्होंने बताया कि जो पुरुष होते हैं वह अपने सैद्धांतिक रूप से सोचते हैं, जबकि नारी जो होती हैं ज़्यादातर अपने यानी मतलब दूसरों के फ़ायदे के लिए सोचती हैं। ये सारी चीज़ें इस पर कैरल गिलिंगटन ने जो है इसकी आलोचना की है। तो पिछली बार से ये क्वेश्चन जो है पूछे जाने लगे हैं। इसमें जो कैरल गिलिंगन थी उन्होंने कहा कि लॉरेंस कोहलबर्ग जो है केवल पुरुषों पर बातें की हैं, जबकि महिलाओं के बारे में नहीं किए। तो इसमें नारीवादी दृष्टिकोण ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेहा खुद को अपने माँ द्वारा लाई मिठाई जो मेहमानों के लिए है खाने से रोकती है, यह सोचकर खाने से वह पकड़े जा सकती है। कोहलबर्ग के अनुसार नेहा नैतिक विकास के किस अवस्था में है? तो यहाँ पे सजा और आज्ञाकारिता में, क्योंकि खूब बढ़िया से पिटाया है उसके पहले, नेहा पिटाई है, इसलिए वह कह रही है कि मुझे खाना नहीं, मिठाई सामने रखा है लेकिन मुंह में डाल नहीं सकते। तो इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।